साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो डिस्कस हम करेंगे हम आर्बिट्रेशन क्लॉज के ऊपर। साथियों कई बार क्या होता है कि कुछ लोग चालाकी करते हुए जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्लॉज लिखते हैं, वो होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज। उसमें क्या लिखते हैं कि अगर डिस्प्यूट हमारे बीच में आ गया तो हम लोग किसी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आर्बिट्रेशन के पास में। अब कई बार ऐसा होता है कि आप आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाते हो, सीधा जो है आप कोर्ट में अप्रोच करते हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक अर्जी जो है दाखिल करते हैं कोर्ट में कि चूँकि एग्रीमेंट है उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है जो कि बाध्य करता है पार्टीज को टू रेफर डिस्प्यूट टू द कंसर्न आर्बिट्रेटर। तो आप जो है रेफर कर दें कंसर्न आर्बिट्रेटर को। क्लियर है बात ये। तो वहाँ पर हमारा केस जो है वो डैमेज हो जाता है और हमें काफ़ी नुकसान जो है फेस करना पड़ता है। तो साथियों आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या रूटीन मैनर में कोर्ट जो है ऐसे मैटर्स को रेफर कर सकता है आर्बिट्रेशंस के पास में, कोर्ट की ड्यूटी क्या है, खासकर वो डिस्प्यूट जो मामले टाइम बार्ड है, क्या उन्हें भी रेफर कर सकता है कोर्ट आर्बिट्रेशन को, क्या लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे आर्बिट्रेशन में। ये तमाम क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में जो है चलते रहते हैं, जानकारी होती नहीं है और हमें नुकसान जो है फेस करना पड़ता है। साथियों डू नॉट बी द पार्ट ऑफ रूटीन प्रोसीडिंग। अगर किसी केस को आप लड़ रहे हो तो प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर नहीं बनाओगे, जनरल वे में लड़ाई करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है बात है। ये वैसा ही है जैसा हम 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन करते नहीं करते, हम करते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि मार्क्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही पोजीशन कोर्ट में कि एक तो हमारा पैटर्न कैजुअल है और एक हमारा पैटर्न बहुत स्पेसिफिक है। तो दोनों ही स्थितियों में लड़ने में और रिजल्ट्स आने में बहुत फ़र्क आपको जो है महसूस होगा। आप करके देखना, आपको फ़ायदा होगा। साथियों इंपॉर्टेंट जजमेंट है कलकत्ता हाईकोर्ट का, श्री स्वपन बनाम मैसर्स पॉल कंस्ट्रक्शंस के नाम से ये फैसला है। जजमेंट है 27/3/2025 का। साथियों बेसिकली इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि एक एग्रीमेंट हुआ, वो था रिगार्डिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़। जो एग्रीमेंट होता है प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, ये डिफरेंट होता है फ्रॉम सेल डीड। इस बात पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कीजिए। धारा 54 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ये कानून बना हुआ है 1882 में। ये कानून था अंग्रेज़ों के टाइम का, जो ये कहता है कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसके दो कंपोनेंट हैं। सबसे पहली बात है एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन। पर एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है कि पोजीशन ट्रांसफ़र होना कंपलसरी नहीं है। सर्टेन अमाउंट जो है पे होता है जिसको हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी, और रिमेनिंग अमाउंट पे करने के लिए करार होता है, रजिस्ट्री के लिए इसमें करार होता है, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है लिख दिया रहता है कि भाई इस पीरियड के अंदर अंदर जो है हम रजिस्ट्री करवा देंगे या इस एग्रीमेंट की जो है अक्षरशः पालना कर लेंगे। पर होता क्या है, कई बार डिस्प्यूट जो है अराइज हो जाता है, जो कंसर्न व्यक्ति है वो अपना रिमेनिंग पेमेंट पे नहीं करता है, तो वो विलिंगनेस नहीं शो कर रहा है टू कंप्लाई विद द एग्रीमेंट। तो वहाँ पर रेमेडी क्या है, धारा 16 सब क्लॉज सी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, धारा 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, धारा 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। और साथियों एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून में कॉज ऑफ एक्शन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और कॉज ऑफ एक्शन का जो बेसिस है वो है ऑर्डर 2 रूल 2 CPC 1908। और साथियों कॉज ऑफ एक्शन कब बनेगा कि जब डिस्प्यूट जो है अराइज हुआ है। अगर डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ है और आप जल्दी जो है कोर्ट में पहुंच रहे हैं, रेमेडी जो है आप सीख कर रहे हैं, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, केस आपका खराब हो सकता है। क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 CPC बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में, जो ये कहता है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है उसके बगैर आप कोर्ट में आ गए तो केस वहाँ पर मेंटेनेबल नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले जो प्रॉब्लम्स आएंगी इस सफ़र में वो क्या है उसको आपको रिव्यू करना चाहिए, और उस पर स्ट्रेटेजिकल वर्कआउट करते हुए उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सेल एग्रीमेंट हुआ और ये सेल एग्रीमेंट जो है नोटराइज हो गया, और उसमें क्लॉज था कि अगर डिस्प्यूट हो गया तो इट विल बी रेफर्ड टू द कंसर्न आर्बिट्रेटर, और उस कंडीशन में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 के प्रोटोकॉल जो है लागू हो जाएंगे। साथियों चीज़ तो बड़ी है कि हमें जो है कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा, एक प्राइवेट जो है पर्सन है जो हमारी बात को सुन रहा है, एविडेंस को रिकॉर्ड कर रहा है, और एक पैरेलल कोर्ट जो है वो चल रहा है कोर्ट से बाहर, और उसका जो फैसला है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, जिसके लिए आप धारा 34 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट का अवलोकन भी कर सकते हैं। मैं एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब पक्षकार सहमत नहीं होते हैं ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, तो वहाँ पर सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट का जो है सारा लिया रहता है। वहाँ पर पक्षकार जो है कोर्ट में आवेदन करते हैं और फिर कोर्ट के आदेश से जो है अपॉइंट होता है आर्बिट्रेटर। क्लियर हो गया अपने को। तो साथियों इस केस में भी जो है एप्लीकेशन गई कि आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट करो, बट सबसे बड़ा अटैक था डिफेंस का कि अपॉइंटमेंट करें ही क्यों। सिर्फ क्लॉज के होने मात्र से ये नहीं मान सकते कि आर्बिट्रेटर की आवश्यकता है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट किसके पार्ट पे है, और जो अपने डिस्प्यूट रेफर करवाना चाह रहा है कंसर्न आर्बिट्रेटर को वो वास्तव में जेन्युइन है, उसे सही फैक्ट्स को जो है प्लीड किया है, और इसके अलावा केस जो है बार्ड बाय लिमिटेशन नहीं है। एक बात आप नोट कीजिएगा इस स्टेज के ऊपर
कि जो प्रोसीडिंग है आर्बिट्रेशन की उस पर लागू होता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोटोकॉल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 137 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल के भीतर जो है आपको अपना मामला रेफर कराना पड़ेगा आर्बिट्रेटर को। क्लियर है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मियर एक्सचेंज ऑफ लेटर, मियर अबरमेंट आपके लिमिटेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। मीन्स धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 वहाँ पर अपने आप में ही फेलियर हो जाएगा। इस बात को सपोर्ट करता है इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसका साइटेशन है 2024 वॉल्यूम 5 SCC पेज नंबर 313। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का SBI जर्नल कंपनी लिमिटेड बनाम क्रिश 2024 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 1754। इसमें यह स्पेसिफिक किया गया है कि लिमिटेशन एक्ट के प्रोटोकॉल जो है लागू होंगे अगर अपॉइंटमेंट करना है आर्बिट्रेटर का एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट। तो वहाँ पर यह स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि हम अपना क्लेम जो है विद इन टाइम लेकर आएँ। अगर ऐसा नहीं है तो इन द रूटीन मैनर एंड बाय मियर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, बाय मियर एक्सचेंज ऑफ लेटर, किसी भी रूप में कंसर्न डिस्प्यूट को जो है रेफर नहीं कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को। तो कोर्ट ने कहा चूंकि यहाँ पर टाइम बार्ड केस है। दूसरी बात है कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तीसरी बात है कि नॉन कंप्लायंसेस क्यों हुआ लंबे टाइम तक, पार्टियां चुप क्यों रही लंबे टाइम तक, इसका कोई भी जो है स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो जहां लंबे टाइम बाद आप कोर्ट में आ रहे हो, आप चुप हो और केवल एक क्लेवर प्लेटिंग करके आप लिमिटेशन को एक्सटेंड करवाना चाह रहे हो, तो ऐसी अप्रोच जो है अब्यूजिव प्रोसेस है। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोई रेमेडी जो है प्रोवाइड नहीं करी कंसर्न पार्टी को और अल्टीमेटली पिटिशन जो है वो डिसमिस हो गई। साथियों, डिफेंस की स्ट्रेटेजी जो है हमें सिखाती है 5 महत्वपूर्ण बातें यदि हम ऐसा ही केस जो है फेस कर रहे हैं जहां पर इन्वॉल्व है प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट। क्लियर है। सबसे पहली बात कि अगर कोई एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट जो है कंप्लीटली फॉलोअप नहीं हुआ है तो कितने टाइम बाद जो है वो केस लेके आ रही है कंसर्न अपोजिट पार्टी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखना होगा कि उसने सेक्शन 16C, सेक्शन 34, सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टेस्ट पास किया है या नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि विद इन 3 ईयर फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज होगा कि जब डिस्प्यूट अराइज हुआ। डिस्प्यूट कैसे अराइज होगा इन मामलों में कि जहां आपने कहा कि रेफर कीजिए आर्बिट्रेटर को, अगली पार्टी ने जो है मना कर दिया तो डिस्प्यूट अराइज हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में अपॉइंटमेंट के लिए धारा 11 सब क्लॉज 6 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट पर रिलाई करना होगा। अगर ये विद इन टाइम है तो ठीक है, विद इन टाइम नहीं है तो लिमिटेशन एक्ट पर भी हम जिरह कर सकते हैं। आर्टिकल 137 एंड सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 की लाइट में हम जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हम बात कोर्ट में कहें वो सपोर्ट होने चाहिए बाय जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड बाय जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। इस मामले में 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है रिलाई किए गए जहां पर काफ़ी देरी थी, देरी का कारण स्पष्ट नहीं कर पाया कंसर्न पिटिशनर। तो कोर्ट ने कहा कि जहां आप देरी का कारण जो है स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो तो इन द रूटीन मैनर हम लिमिटेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वापस नोट कीजिए, 2024 वॉल्यूम 5 SCC पेज 313। दूसरा है 2024 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 1754। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है भी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जनरल वे में जो है मैटर को रेफर कराते हैं कंसर्न आर्बिट्रेटर को। देयर मस्ट बी द स्पेसिफिक ग्राउंड कि ये मैटर जो है आर्बिट्रेशन के योग्य है। और इस केस में जो हम पुटअप कर रहे हैं आर्बिट्रेशन को, ये मैटर आर्बिट्रेटर की हेल्प से सुलट पाएगा और इसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व नहीं है। अगर प्योर सिविल डिस्प्यूट है, ऐसा डिस्प्यूट है जो कवर कर पाएगा आर्बिट्रेटर, तो वहाँ तो ये बात ठीक है। पर जहाँ क्राइम हो गया वहाँ पर भी प्रोटोकॉल जो है फेलियर हो जाते हैं आर्बिट्रेशन के। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो है नोट डाउन कीजिएगा। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर डिस्प्यूट अगर चला गया एक बार आर्बिट्रेशन के पास में, भले ही क्राइम हुआ है आपके केस में, जब तक एडजुडिकेशन नहीं होगा आर्बिट्रेटर का, वहाँ पर आपका फौजदारी केस जो है अफेक्ट हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है जो डिफेंस को जो है ध्यान में रखने होंगे। और ये बिंदु जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि बेसिकली सब बचना चाहते हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, सब बचना चाहते हैं पुलिस की कार्रवाइयों से, सब चाहते हैं बचना जेल जाने से। तो वहाँ पर ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सहायक साबित हो सकते हैं क्योंकि इन प्रोसीडिंग से डिफीट होने के बाद इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कंसर्न फरियादी आपके खिलाफ फौजदारी केस कर देगा। तो जो फैसला होगा कंसर्न आर्बिट्रेशन को लेके ये बाइंडिंग है, तो ये हमको प्लस पॉइंट मिल गया। और अगर मैटर पेंडिंग है बिफोर आर्बिट्रेशन तो तब तक फौजदारी केस जो है उसको बल नहीं मिलेगा। और अगर केस फाइल होता भी है तो इस ग्राउंड पर भी हम केस को डिफीट कर सकते हैं। ये डिफेंस की स्ट्रेटेजी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एनलाइटन किया लॉ के लाइट में। तो जब भी तकलीफ हो तो कानून को पढ़ें, उसके लाइट में ड्राफ्टिंग्स करें, प्लीडिंग्स करें। क्योंकि देखो, प्लीडिंग में वकील ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो सब बात की बात है। ड्राफ्टिंग बिगड़ गई या ड्राफ्टिंग में सही पॉइंट्स रिकॉर्ड पे नहीं आए तो वहाँ पर आप मारे जाओगे। इसलिए हैव अ प्रॉपर ड्राफ्टिंग। और साथियों, वेरियस हाई कोर्ट ने भी तो कहा है कि ड्राफ्टिंग जो है आर्ट है। तो जब आर्ट है तो ये आर्ट हर किसी के पास में नहीं होती, इसलिए ड्राफ्टिंग पे जोड़ दो। अगर ड्राफ्टिंग सही है तो एवरीथिंग विल बी क्योर्ड। और अगर प्लीडिंग हमारी सही नहीं भी हुई
या प्लीडिंग में हम कमज़ोर रह गए या कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, तो अगर हम जाते भी हैं हायर कोर्ट में, साथियों अगर लिखा हुआ प्रॉपर है, ड्राफ्टिंग प्रॉपर है, तो वहाँ पर हम रेमेडीज सिक्योर कर सकते हैं और अपने राइट्स को जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको एनलाइटन किया सब्जेक्ट के ऊपर। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।